हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट बात करेंगे पंचायती राज व्यवस्था पर। मैं इसको लिख लेता हूँ। पंचायती राज सिस्टम कह लीजिए, व्यवस्था कह लीजिए। अच्छा, मैं इतना बड़ा लिखने की जगह पीआरएस लिखना पसंद करूँगा, तो अब से जो है वो मैं पीआरएस लिखूँगा। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था जो है ना, वो भारत में बहुत पुरानी व्यवस्था है। ऐसा नहीं कि वो बहुत अभी से चली आ रही है। ये बहुत शुरू से चली आ रही है। उसमें 5 जो हैं वो पंच हुआ करते हैं। इसमें नाम देखिए, नाम में ही लिखा है पंच। पंच का मतलब होता है 5। तो 5 काउंट मतलब एक काउंसिल होती थी, और इस काउंसिल में जो लोग होते थे वो 5 होते थे, 5 पर्सन होते थे। तो ये व्यवस्था जो है वो शुरू से चली आ रही थी। और उस समय यही 5 लोग जो है वो गांव वगैरह में निर्णय करते थे। तो इन 5 लोगों के पास उस समय जुडिशियल पावर भी हुआ करती थी, न्याय की भी पावर होती थी, एग्जीक्यूटिव पावर भी होती थी। मतलब कोई निर्णय ले करके उस पर अगर अमल करना चाहें तो गांव वाले जो हैं वही पंच जो कह देंगे वो करेंगे। तो लैंड डिस्प्यूट का मुद्दा जो है गांव वगैरह में वो इसी तरीके से सुलझा दिया जाता था। तो आज के टाइम पे भी जो है ना, पंचायत जो है आज के टाइम पर भी वो इंडिपेंडेंट है, मतलब अपना निर्णय खुद से करती हैं। हालांकि इसकी शुरुआत कैसे हुई इसके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। देखिए, जनवरी 1957 में जो भारत सरकार है, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जीओआई, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है एक कमेटी बनाती है। और उस कमेटी का काम ये होता है कि वो कमेटी 2 डिपार्टमेंट के काम को चेक करेगी। एक तो डिपार्टमेंट था सीडीपी, अभी मैं बताता हूँ ये क्या है। दूसरा डिपार्टमेंट था एनईएस। ये डिपार्टमेंट बना था 1952 में, और ये वाला बना था 1953 में। तो इन 2 डिपार्टमेंट के जो है वो काम को चेक करेगी। उन्होंने गवर्नमेंट ने एक ऐसी कमेटी बनाई थी, मतलब एक कमेटी बनाई थी जिसका काम था इन 2 डिपार्टमेंट के काम को चेक करना। ये कमेटी थी बलवंत राय मेहता। यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ ये कमेटी थी आपकी बलवंत राय मेहता कमेटी थी। और इस कमेटी में जो बलवंत राय मेहता जी हैं वो सीएम के गुजरात, मतलब गुजरात के सीएम भी रह चुके हैं। तो इनको जो है दिया गया था कि आप जो है कमान संभालिएगा ये जो टीम बनी है उसकी। तो ये लोग जो हैं अपने एक रिपोर्ट सबमिट करते हैं 1957 में। अच्छा, मैं इसका फुल फॉर्म लिखना भूल गया। इसका फुल फॉर्म है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। और इसका है नेशनल एक्सटेंशन सर्विस। देखिए, काम इन लोगों का वैसा ही था जैसा कि पंचायत का आज का कार्य है, लेकिन उसमें कुछ एफिशिएंसी ले आने का काम जो है वो पंचायती व्यवस्था ने किया है। तो इन दोनों बलवंत राय मेहता कमेटी जो है वो बनी, वो इन दोनों को चेक किया। और इसने चेक करने के बाद जो है नवंबर 1957 में अपनी जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दी थी। तो उसमें जो है रिकमेंडेशन ये थी कि हमें, यहाँ एक रिकमेंडेशन थी, मतलब सुझाव दिया गया कि हमें एक रिकमेंडेशन, हाँ, हमें डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की ज़रूरत है। मतलब कि एक ऐसा लोकतंत्र चाहिए जहाँ पर जो पावर है वो थोड़ी सी और ज़्यादा डिसेंट्रलाइजेशन, पहले मैं स्पेलिंग लिखूँ, हाँ, जहाँ पर पावर थोड़ी सी और ज़्यादा बटी हुई हो। जैसे पहले क्या था, केंद्र था, उसके बाद राज्य था। तो राज्य जो था ना वो पूरे राज्य पर एक तरीके से शासन नहीं कर पा रहा था। ऐसे में जितने गांव थे उस पर शासन करने के लिए हमें कोई चाहिए था। इसी चीज़ को कहते हैं डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब कि पावर को जो है ना थोड़ा सा बांट दिया जाए लोकल स्तर पर, ताकि उससे जो है हमारा गवर्नेंस बढ़िया हो पाए, मतलब कि उस पर हम लोग काम बढ़िया से कर सकें, डेवलपमेंट बढ़िया से कर सकें। तो ये बात थी। इसकी रिकमेंडेशन को मैं और तरीके से बढ़िया से कहूँ तो इन्होंने पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज सिस्टम को अपनाने की बात कही। दूसरी चीज़, इसका स्ट्रक्चर भी बताया कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। तो इन्होंने बताया 3 टायर स्ट्रक्चर रहेगा। मतलब कि ये जो हमारा पंचायती राज व्यवस्था बनेगी ये भी 3 स्तरों में बटी हुई होगी। तो पहला जो है वो गांव के स्तर पर होगी, और दूसरा जो है वो ब्लॉक के स्तर पर होगी, और तीसरा इन्होंने बताया कि डिस्ट्रिक्ट यानी जिला के स्तर पर होगी। तो जो गांव के स्तर पर होगी उनको इन्होंने नाम दिया ग्राम पंचायत। घबराने की बात नहीं है, क्योंकि इंग्लिश में भी यही लिखेंगे आप, ग्राम पंचायत ही लिखेंगे। और जो ब्लॉक स्तर पे थी उसको कहते हैं पंचायत समिति। समिति। और डिस्ट्रिक्ट स्तर पे थी जो, उसको कहते हैं जिला परिषद। जिला
परिषद। तो भाई ये तो इन्होंने अपना रिकमेंडेशन दे दिया। फिर क्या हुआ, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो थी एनडीसी, इसने जनवरी 1958 में इनकी रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट कर लिया। मतलब रिकमेंडेशन जो भी थी वो क्या हो गई, एक्सेप्ट हो गई। और जब भी रिकमेंडेशन एक्सेप्ट होती है कोई तो उस पर काम चालू हो जाता है, और काम चालू हो गया। उसके बाद पहली पंचायती राज व्यवस्था जो थी पीआरएस एडॉप्ट हुआ सबसे पहली बार राजस्थान में। राजस्थान में सबसे पहली बार ऐसा हुआ कि पीआरएस एडॉप्ट किया गया, और ये हुआ था गांधी जी के जन्मदिन पर 2 अक्टूबर 1959 में। भाई 1958 में रिपोर्ट आई और इन्होंने 1959 में इसको इनॉग्रेट कर दिया पीआरएस को। और उस समय इन्होंने किया किसने था, जेएल नेहरू जी ने किया था। जेएल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी जो थे, उन्होंने इस चीज़ को किया था। अगर कभी ये पूछा जाए कि राजस्थान के किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले ये स्टार्ट हुआ था, तो सबसे पहले ये नागौर डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट हुआ था। मैं यहाँ लिख देता हूँ, नागौर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो शुरू हुआ था। अब अगर कभी पूछा जाए अभी आप लोगों से कि राजस्थान के बाद दूसरा स्टेट कौन सा था जिसने पीआरएस को अडॉप्ट किया, पंचायती राज सिस्टम को अडॉप्ट किया, तो वो था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। तो ये बातें थी। फिर क्या होता है, देखिए 1959 में इनका बंद तो गया, पंचायती राज व्यवस्था धीरे धीरे फैलने लगी, बनने लगी, लेकिन उसके बाद भी हमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा देना था पंचायती राज व्यवस्था को। कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा देने के लिए क्या होता है, 73rd अमेंडमेंट होता है, अमेंडमेंट एक्ट, मैं ऐसे लिख देता हूँ 1992 में, मतलब कि संविधान संशोधन होता है 73वां 1992 में। तो इसके तहत जो है ना एक नया पार्ट जोड़ा गया, पार्ट 9 जो है वो ऐड किया गया, और ये पार्ट 9 आप देखेंगे पंचायती राज व्यवस्था ही है। तो इस तरीके से पंचायती राज व्यवस्था शुरू हुई, और इसी में पार्ट 9 हो गया। आप शेड्यूल 11, जब भी आप पढ़ाई करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की तो आप उसमें 3 चीज़ पढ़ते हैं, या तो चीज़ें पार्ट में बटी हुई हैं, या शेड्यूल में बटी हुई हैं, या आर्टिकल्स में बटी हुई हैं। तो पार्ट 9 पीआरएस जोड़ा गया 73वें संविधान संशोधन से, शेड्यूल 11 भी जोड़ा गया इसी के तहत। और अगर मैं बात करता हूँ, आपसे पूछ लिया जाए आर्टिकल्स कौन से जोड़े गए, तो भाई आर्टिकल जो है वो 243 से 243 ओ तक, ओ तक का मतलब कि 243, फिर 243 ए, 243 बी, सी, ऐसे करते करते ओ तक, ये सारे जो हैं आर्टिकल्स उसमें ऐड किए गए। और कुछ बातें जानते हैं, अगर कभी पूछा जाए पीआरएस के अंदर में कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स का मतलब ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिसपे मतलब पंचायत जो व्यवस्था है वो एक्शन लेगी, काम करेगी, तो भाई ऐसे कुल 29 मुद्दे हैं। आपको इस बात को ध्यान में रखना है। एक जैसे मान लीजिए साफ सफाई है, सैनिटेशन एक मुद्दा हो गया, शिक्षा एक मुद्दा हो गया, रोड वगैरह एक मुद्दा हो गया, नाली व्यवस्था जो है एक मुद्दा हो गया, ऐसे 29 मुद्दे हैं टोटल। तो अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ, ये इसमें जो इलेक्शन का प्रोसेस है ना वो डिस्ट्रिक्ट स्तर पर होता है, डिस्ट्रिक्ट के स्तर पर होता है। और इसमें जो पंचायती राज व्यवस्था का जो चेयरमैन होता है उसका जो निर्णय होता है कि मतलब वो किस तरीके से बनाया जाएगा, वो स्टेट का लॉ तय करेगा, स्टेट का लॉ बताएगा उसके बारे में। प्रोसीजर जो है चेयरमैन का, मैं कह लूँ यहाँ एकदम प्रोसीजर, हर स्टेट का अलग अलग प्रोसीजर होता है, जो भी प्रोसीजर वो अडॉप्ट करना चाहें वो कर सकते हैं। अब कुछ फीचर्स के बारे में जान लेते हैं, कुछ बातें, कुछ फीचर्स के बारे में पंचायती राज व्यवस्था के जान लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली बात तो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल है ये। देखिए आप, कुछ बॉडी ऐसी हैं, कुछ ऐसे संगठन हैं भारत में, देश में, जहाँ पर जो संगठन है वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। तो खैर ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आपको इसमें ध्यान में रखना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है, संविधान के आर्टिकल 243 बी में ये कहा गया है कि हर स्टेट में पीआरएस होना चाहिए, ये मैंडेटरी है, कंपलसरी है। तो ये कुछ बातें थी। अच्छा, तीसरी बात करता हूँ आर्टिकल 243 डी के बारे में। एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, क्योंकि ये जो है ना वो रिजर्वेशन की बात करेगा कि भाई जो भी निर्णय हो रहे हैं पंचायत स्तर पर उसमें किस तरीके से रिजर्वेशन होना चाहिए। मैं अगले पन्ने पे लिखता हूँ, पन्ना नहीं है, 243 डी। तो इसमें जो है ना सबसे पहली चीज़ तो ये दे रखी है
कि इसमें सीट रिजर्व होंगी किसके लिए, एससी और एसटी के लिए। यहाँ मैं लिख देता हूँ रिजर्व, एससी एसटी के लिए, फीमेल्स के लिए इसमें कायदे का रिजर्वेशन जो है वो दिया गया है। अच्छा, किस हिसाब से दिया गया है? सबसे पहली बात तो आप ये समझिए कि एससी और एसटी को रिजर्वेशन दिया जाएगा, यहाँ मैं लिखता हूँ एससी एसटी को जो रिजर्वेशन देंगे वो पॉपुलेशन के आधार पर देंगे। जो भी पॉपुलेशन रहेगी उस रेशियो में, पॉपुलेशन के रेशियो के आधार पर रिजर्वेशन मिलेगा। और तीसरी बात क्या है, जितने भी एससी एसटी हैं उनका जो भी पॉपुलेशन के आधार पर रिजर्वेशन तो मिल गया, फिर उसके बाद उसमें भी 1/3 सीट जो है जो एससी एसटी को अलॉट की गई हैं वो सीटें जो है वो फीमेल्स के लिए होंगी। और रिजर्वेशन की एक बात ये भी है कि पूरी सीट्स का 1/3 सीट जो है वो महिला होंगी उसमें। तो इस तरीके से रिजर्वेशन जो है वो इस स्तर पर दिया गया है। जनरली उन्हीं लोगों को रिजर्वेशन दिया गया है जिनको समाज ने इंसानों का दर्जा नहीं दिया, समाज ने भेदभाव किया जिनके साथ, जो बिल्कुल गलत मानवता के खिलाफ चीज़ें हैं। जो आज शिक्षा जिस तरीके से बढ़ रही है, इंसान समझ रहा है कि मतलब ये सिर्फ एक रणनीति थी लोगों को बेवकूफ़ बनाने की, राज करने की, तो ये फालतू की चीज़ें बनाई गई। खैर उस पर नहीं जाएंगे। तो ये चीज़ थी रिजर्वेशन के ऊपर। आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 243E की मैं बात करता हूँ। तो इसमें जो टेन्योर दे रखा है कि कोई भी पंचायती राज व्यवस्था जो है उसका टेन्योर क्या रहेगा, कितने साल तक रहेगी और उसके बाद फिर चली जाएगी। तो 5 साल जो है वो व्यवस्था का टाइम पीरियड है। जैसे कोई इलेक्शन होता है स्टेट का, सेंटर का, वैसे ही सेम 5 साल, और 5 साल के बाद फिर से चुनाव होगा। ये कौन सी बात पे हम लोग चले गए थे, एक बार मैं देख लूँ। फीचर की मैं बात कर रहा था, तीसरा फीचर हो गया, मान लीजिए चौथा फीचर था हमारा। आगे बढ़ते हैं, ये 5वां फीचर था। 6वां फीचर की मैं बात करता हूँ तो इसमें 243F, ये भी एक इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये कहता है कि 21 या ऊपर के लोग जो हैं वो सदस्य बन सकते हैं। किसके? यही पीआरएस के, सीधी सी बात। तो ये सारी चीज़ें थी। और दूसरी एक और यहाँ मैं डाल देता हूँ 243G के बारे में। 243G ये कहता है ना कि स्टेट जो है वो पावर, मान लीजिए पंचायती राज व्यवस्था की कम ज़्यादा करना चाहे तो वो कर सकती है। तो स्टेट क्या कर सकती है, मॉडिफाई कर सकती है पावर किसकी, पीआरएस की। तो ये बात आपको ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं, इलेक्शन की अगर मैं बात करता हूँ तो वो 243K में लिखा हुआ है इलेक्शन के बारे में। इलेक्शन में क्या होता है, जो आपके गवर्नर होते हैं ना, गवर्नर वो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करते हैं। स्टेट के जो इलेक्शन कमिश्नर होंगे उनको अपॉइंट करेंगे और यही जो है अपना पूरा इलेक्शन का काम देखेंगे। किसका? पीआरएस का इलेक्शन। और पीआरएस का इलेक्शन मतलब कि तीनों स्तर पर, जो मतलब एक विलेज पर है, एक ब्लॉक पर है और एक डिस्ट्रिक्ट पर है ना, तो ये तीनों स्तर का जो चुनाव होगा वो यही गवर्नर द्वारा अपॉइंटेड स्टेट इलेक्शन कमिश्नर वो देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, कितने पॉइंट पे आ गए हम लोग, 7 हो गया। 8वां पॉइंट एक ले लेते हैं, आर्टिकल 243I ले लेते हैं हम लोग। तो देखिए इसमें जो है ना वो फाइनेंशियल, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, फाइनेंशियल रिव्यू का सिस्टम है। जैसे मान लीजिए जो भी पैसा वगैरह है उसके बारे में जांच पड़ताल तो देखनी पड़ती है कि मतलब पैसा दिया गया है किस तरीके से, उसका यूटिलाइजेशन कहाँ कहाँ खर्चा किया जा रहा है। तो ये फाइनेंशियल जो भी पोजीशन है रिव्यू उसका किया जाता है। और ये किसके द्वारा किया जाता है पूछा जाए तो ये स्टेट फाइनेंस कमीशन के द्वारा किया जाता है। स्टेट फाइनेंस कमीशन पे मैंने वीडियो बना रखी है, जो भी फाइनेंस कमीशन है। वैसे ही इलेक्शन कमीशन पे भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप दोनों जा करके देख सकते हैं। आगे मैं बात करता हूँ, एक और फीचर ले लीजिए, 9वां फीचर 243M। ये कहता है ना कि पीआरएस कुछ जगहों पर नहीं अप्लाई होगा। कुछ जगहें ऐसी हैं, कुछ सिलेक्टेड जगहें ऐसी हैं जहाँ पीआरएस नहीं होगा। पीआरएस क्या है, नहीं होगा। तो ऐसी कौन सी जगह हैं, कुछ सिलेक्टेड एरियाज हैं, जैसे नागालैंड के कुछ एरियाज हैं, मेघालय के कुछ एरियाज हैं, मेघालय, मिजोरम,
मिजोरम, और मणिपुर में दंगा चल रहा है तो यहाँ के भी कुछ एरियाज हैं। ये के कुछ एरियाज में जो है वो पीआरएस जो है वो नहीं रहेगी। ये इसलिए भी किया गया है क्योंकि पीआरएस यानी कि पंचायती राज व्यवस्था आप ज़्यादातर देखेंगे ना भारत के मुख्य मुख्य हिस्सों में रहा है, और उधर की तरफ से ट्राइबल एरिया पड़ते हैं जो नॉर्थ ईस्ट में, तो वहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम बना ही नहीं शुरू से, तो वहाँ पे ऐसा सिस्टम जनरली जो है अडॉप्ट नहीं किया जाता है, वहाँ पे डायरेक्ट रूल वाला सिस्टम ही रहता है। ओके, इस वीडियो में हम इसको यहीं समाप्त करते हैं। पंचायती राज व्यवस्था लगभग ख़त्म है, और अगला क्या हो सकता है हम अगला देखेंगे, कोई मुद्दा उठाएंगे फिर से। थैंक यू।